हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एपिसोड 322। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था फ्रिंसी की बर्थडे पार्टी चल रही है। मिंग ने फ्रिंसी को उसके सारे गिफ्ट दे दिए हैं जो कि फ्रिंसी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इतने शानदार गिफ्ट देने पर मिंग की तारीफ भी होती है। वो सभी लोग कहने लगते हैं मिंग के गिफ्ट बहुत ज़्यादा शानदार है। अब तो ये बात प्रूफ हो चुकी है, ये लड़का ही है जिसने प्रिंसेस फैंसी को सबसे शानदार तोहफे दिए हैं। तभी एम्परर हंसते हुए कहता है मुझे मेरी बहन से यही उम्मीद थी, वो इसी तरह के लड़के को अपने लिए सिलेक्ट करेगी और मैं जल्दी से जल्दी एक अच्छी तारीख सेट करता हूँ जिस दिन तुम दोनों की पूरी तैयारी के साथ में एक शानदार शादी होगी। ये सुनकर मिंग और फैंसी उस एम्परर को थैंक यू बोलते हैं। तो ये पीछे की साइड से आवाज़ आती है, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये शादी नहीं होनी चाहिए, ये लड़का बिल्कुल भी प्रिंसेस के लायक नहीं है। मिंग पीछे को देखता है, पीछे गोंग जेन खड़ा है। गोंग जेन आई कहता है प्रिंसेस एक हाई स्टेटस की गॉड है और वहीं दूसरी तरफ ये लड़का ये बिल्कुल निकम्मा है, ये बिल्कुल घटिया और निम्न स्तर का इंसान है। और सबसे बड़ी बात, फैंसी एक गॉड है, वो इमोर्टल है और वहीं दूसरी तरफ ये लड़का ये पूरी तरह से मॉर्टल है। इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। फैंसी कहती है ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, और वैसे भी मिंग की एज अभी काफ़ी ज़्यादा कम है, इसके बावजूद भी उसके पास में काफ़ी सारे अचीवमेंट्स है। जैसे टाइम बीता जाएगा उसके पास में और भी अचीवमेंट्स आती जाएगी, इसीलिए वो इस टाइम पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा लायक है। गोंगजेन कहता है आप क्या कहना चाहती है, यानी कि हम सबके सब बिल्कुल बेकार है, ये लड़का हमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। मिंग कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो? अगर ऐसा है तो हम दोनों आपस में एक फाइट करते हैं। अगर तुम मुझसे फाइट में जीत जाओगे तो तुम जो चाहोगे वो कर लेंगे, और अगर तुम हारे तो तुम अपनी हार मान लोगे और यहाँ से चले जाओगे। ये सुनकर गोंगजेन कहता है कितनी घटिया हो तुम। गोंगजेन के इतना कहने के साथ ही मिंग के साथ में जितने भी घोड़ होते हैं वो सब के सब गोंगजेन के चारों तरफ घूमने लगते हैं। वो सब एक साथ गोंगजेन की गर्दन की तरफ अपनी उंगली बढ़ाते हैं और गोंगजेन को मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम जियाची है। ये सबसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ रुक जाइए, गोंगजेन को छोड़ दीजिए। मैं जियाची आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ रुक जाइए। सेम इसी टाइम पर गोंगजेन भी बहुत डरा हुआ होता है। वो सोचता है अभी मुझे बिल्कुल भी हिलने की या फिर कहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन सारे गोड्स की उंगली मेरी गर्दन के बिल्कुल पास में है, अगर मैंने कुछ भी कहा तो ये तुरंत मुझे मार देंगे। तभी मिंग उन सभी गोड्स को शांत करता है और फिर कहता है मेरा नाम मिंग है, मैं बिल्कुल भी इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि किसी को बिना कारण के परेशान करूँ। इसके बाद मिंग गोंगजेन के पास में आता है और उससे कहता है अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो तो मेरे साथ में एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर चलो, वहाँ पर पता पड़ जाएगा हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। गोंगजेन इसके लिए मान जाता है। वो मिंग से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये फाइट एक डेथ मैच होगी। तभी प्रिंसेस फैंसी कहती है मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम दोनों में से भी जो भी फाइट करने जीतेगा उससे मैं शादी करूंगी। अब क्योंकि तुम दोनों फाइट करना चाहते हो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक स्पेस बना देती हूँ। यही कहते हुए फैंसी को स्किल यूज़ करती है। उसके ऐसा करने से वहाँ पर एक पोर्टल जैसा बन जाता है जिसके अंदर एक बैटलफील्ड होती है। फैंसी आई कहती है तुम्हें फाइट करनी है तो जाओ इस बैटलफील्ड के अंदर जाओ। फैंसी की बात मानकर मिंग और गोंग दोनों इस बैटलफील्ड के अंदर चले जाते हैं। दोनों आमने सामने खड़े हैं। मिंग गोंग से कहता है चलो फाइट शुरू करते हैं। मिंग के इतना कहते ही फाइट शुरू होती है। गोंग आगे बढ़कर मिंग के ऊपर अटैक करता है। मिंग बड़ी आसानी से गोंग के इस अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद फाइट आगे बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करते हैं और लगातार एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक करते रहते हैं। मिंग गोंग की बराबरी कर पा रहा है। ये देखकर गोंग बहुत चौंका हुआ है। गोंग सोचने लगता है ये क्या हो रहा है, मेरा कल्टिवेशन लेवल इस मिंग से काफ़ी ज़्यादा है, इसके बावजूद भी मैं इसे हरा नहीं पा रहा हूँ। ये सब कुछ इस बैटलफील्ड के कारण है। इस बैटलफील्ड के कारण मेरा कल्टिवेशन लेवल कंप्रेस हो चुका है। इस वजह से इस फाइट के अंदर जो मेरे पास एडवांटेज था, लेवल का एडवांटेज, वो मुझे नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये फाइट थोड़ी मुश्किल हो रही है। गोंग ये सोचते हुए मिंग से फाइट कर रहा है। तो मिंग गोंग के ऊपर एक बहुत खतरनाक से अटैक करता है। मिंग चिल्लाता है फ्लेम थंडर यिन यांग। मिंग कितना कहते ही मिंग की तलवार में से एक बहुत तेज फ्लैश निकलती है। गोंग भी सेम वैसा ही करता है। गोंग भी अपने खतरनाक मूव एनिहिलेशन डार्क जो है ये यूज़ करता है। दोनों के स्लैश एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एकदम बराबर रहते हैं। इस फाइट को फ्रिंसी और एम्परर उस बैटलफील्ड के बाहर से देख रहे हैं। एम्परर इस फाइट को देखकर फ्रिंसी से कहता है क्या तुम सच में यही चाहती थी? मुझे लगा था तुम अब इन दोनों को रोक दोगी, लेकिन तुमने नहीं रोका। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो चुकी है। क्या तुम यही चाहती थी ये दोनों तुम्हारे लिए आपस में लड़ें? फ्रिंसी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद में हमें उन दोनों के बीच की फाइट को दिखाते हैं। गोंग अपने स्वॉर्ड को यूज करके सुप्रीम स्वॉर्ड स्किल एक्टिवेट करता है। वो फिर जोर से उछलकर मिंग पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। वो मिंग से कहता है मिंग अब मैं तुम्हारे ऊपर एक बहुत खतरनाक स्किल यूज करने वाला हूँ, तुमने इसे यूज करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोंग ये कह रहा होता है। तभी मिंग हंसता है और उसे कहता है मैं तैयार हूँ। मिंग ये कहता है कि तभी अचानक से गोंग के ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है। बहुत सारे स्लैश वेव उसकी बॉडी के ऊपर दिखाई देने लगते हैं और एक ही झटके में गोंग की बॉडी के ऊपर कई सारे घाव लग जाते हैं। ये देखकर गोंग को चौंक जाता है। गोंग कहने लगता है कि अचानक से क्या हुआ, मेरे ऊपर इतने सारे अटैक कैसे हो गए?
ये स्वॉर्ड स्किल, ये कौन सी स्वॉर्ड स्किल तुम यूज कर रहे हो? इस तरह की स्किल तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये एक बहुत हाई लेवल की स्किल है। तुमने ये स्किल कहाँ से सीखी? मिंग कहता है, क्या तुम सच में अभी ये स्किल जानना चाहते हो कि मैं इसे कहाँ से सीखा हूँ? तुम्हें भी ये सोचना चाहिए कि तुम कैसे बचोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक करने वाला हूँ, जिस अटैक के होते ही तुम मर जाओगे। ये कहते हुए मिंग अपने स्किल को एक्टिवेट करता है। मिंग कैसा करते ही मिंग की तलवार हवा में उड़ने लगती है। वो तलवार उड़ते हुए सीधे गोंग की गर्दन के पास पहुंच जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर कोई आदमी आ जाता है। हम देखते हैं ये जियाची है। जियाची हाथ जोड़कर मिंग से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ रुक जाओ, इसे छोड़ दो। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो हम तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखेंगे। ये सुनकर मिंग थोड़ा सोचता है और फिर अपनी तलवार को वापस पीछे ले लेता है और फिर जियाची से कहता है, ये सब कुछ इतना आसान होने वाला नहीं है, मैं ऐसे ही इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 5 ट्रिलियन वेलकरी पॉइंट देने होंगे, वरना मैं इसे मार दूंगा। ये सुनकर जियाची थोड़ा सा डर जाता है। वो सोचने लगता है, 5 ट्रिलियन, ये तो बहुत ज़्यादा है। मेरे पास में अभी जितनी भी इनकम है, सारी प्रॉपर्टीज, सारे रिसोर्सेज मिलाने के बाद भी ये 5 ट्रिलियन नहीं हो सकता है। मिंग दोबारा से अपनी बात रिपीट करता है। वो कहता है, तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा वैल्यूएबल है, 5 ट्रिलियन या फिर गोंग जी की जान? या तो तुम मुझे 5 ट्रिलियन वेलकरी पॉइंट दे दो या फिर मैं इसे मार दूंगा। मिंग के इतना कहने के बाद में जियाची मजबूरी में मिंग को हाँ कह देता है। वो मिंग से कहता है, ठीक है, तुम्हें 5 ट्रिलियन वेलकरी पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें पता है ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस अमाउंट को मेरे को सही तरह से इकट्ठा करने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। मुझे 1 महीने का टाइम दो, इतने टाइम में मैं तुम्हारे पास में ये पॉइंट्स पहुंचा दूंगा। मिंग कहता है, वैसे तुम जानते हो ना, ये बात तुम सबके सामने कह रहे हो, बाहर से सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। अगर तुम बाद में अपनी बात से पलट गए तो इसके परिणाम बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। जियाची कहता है, हाँ मुझे पता है। इसके बाद में जियाची और गोंगजिन दोनों उस बैटलफील्ड से बाहर निकल जाते हैं। इस फाइट को देखने के बाद में बाहर बैठे कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से कहता है, तुमने इस फाइट को देखी, उस लड़के मिंग ने कितनी आसानी से इसको गोंगजिन को हरा दिया। इस हार के बाद तो हम में से कोई भी अब यह नहीं कह सकता है ये लड़का बिल्कुल भी प्रिंसेस के लायक नहीं है, क्योंकि उस लड़के ने अपनी पावर प्रूफ कर दी है। तभी प्रिंसेस फैंसी सभी लोगों से कहती है, मुझे पता है ये फाइट बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन अब ये फाइट खत्म हो चुकी है। अब हम इस बर्थडे पार्टी को आई कंटिन्यू करेंगे, सब की सब एंजॉय करो। फैंसी के इतना कहने के साथ ही पार्टी वापस से शुरू हो जाती है। सब के सब शराब वगैरह पीने लगते हैं। इसके बाद में फैंसी उस पूरे पार्टी हॉल में इधर तो घूमने लगती है। तभी उसे एक हौसला देती है, मास्टर बहुत अच्छे। फैंसी पीछे मुड़ देखती है। ये आवाज़ एक लड़की की है जिसका नाम है चीरू। फैंसी उस लड़की से पूछती है, तुम कौन हो? वो लड़की कहती है, मैं अपने मास्टर की पर्सनल गर्ल हूँ। ये सुनकर फैंसी समझ जाती है ये लड़की मास्टर किसको कह रही है। फैंसी उसे कहती है, तुम्हें देख के पता पड़ रहा है तुम्हारी पावर मुझसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक गॉड हो। इसके बावजूद भी एक मॉर्टल की तुम नौकर बन के रह रही हो। क्या तुम्हें तुम्हारी लाइफ पसंद है? मैं जानना चाहती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हारा क्या प्लान है? चीरू कहती है, इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ ये सब कुछ मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, लेकिन मेरी एक बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना। मेरे मास्टर की तुमसे शादी होने वाली है, तुम उनकी वाइफ बनने वाली हो। एक वाइफ की तरह उनका हमेशा ध्यान रखना, हमेशा उनकी आगे को मानना और उनके साथ में ईमानदार रहना। अगर तुम्हारे अंदर कभी भी कोई भी गड़बड़ दिखाई देती है तो तुम्हें मारने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें मारने से पहले मैं बिल्कुल भी सोचूंगी नहीं कि तुम एक प्रिंसेस हो या फिर मेरे मास्टर की वाइफ हो। फैंसी कहती है, मेरे साथ में तमीज़ से बात करो, मैं एक ही झटके में केवल एक इशारे से तुम्हें यहाँ से बाहर निकला सकती हूँ। फैंसी के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज़ का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।